बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे डाल सकते हैं क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अच्छा, इसके बाद फिर अब हमारे पास आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी एक और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स द टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूसली चलती हैं, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू दी अदर एक्सट्रीम जा सकते हैं। नोटेशन क्या है इसके लिए? हम क्या यूज करते हैं नोटेशन इसको समझाने के लिए? एन, न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है इस नोटेशन को हम लिखते किस तरह से हैं कि x follows the normal distribution, variable x follows the normal distribution with population mean and variance, that is sigma square। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली हमारी जो नेचर है उसमें मतलब मौजूद होता है। बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमिना हैं वो नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में जा रहे होते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल सी सा फिनोमिना है, और इसके अंदर जो है वो एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक की गुंजाइश होती है। एक एग्जांपल मैंने कहीं पे देखी थी, उसके हिसाब से उनका कहना ये था कि नेचुरली अगर हम एक अडल्ट लाइन की बात करते हैं, तो ऑन एवरेज जो अडल्ट लाइंस होते हैं उनका जो वेट आता है, उनका वेट कितना आता है? 150 किलोग्राम से लेके 250 किलोग्राम तक का वेट आता है। अच्छा, अब ये रेंज हो गई कि 150 से लेके 250 तक का हो गया। इसके अंदर जो एवरेज निकलेगा वो आपका आ जाएगा 200 किलोग्राम का। ठीक है जी, प्लस माइनस 50 कर दिया आपने इसको, जो कि आपकी वैरियंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर ये कहा जाता है कि जी ये तो आपका डाटा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीट क्लीन करके लिख दूं, प्लस माइनस 50 हो गया। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो आपका डाटा हो गया कि एवरेज आपका 200 किलोग्राम प्लस माइनस 50 के साथ आपके यूजुअली जो नॉर्मल्स हैं, एडल्ट लायंस जो हैं वो इस वेट रेंज के अंदर होते हैं। बहुत कम जो एनिमल्स होंगे वो लेस देन, सॉरी ये थोड़ा सा मूव कर जाती है स्क्रीन। अच्छा, तो बहुत कम लाइंस होंगे जो कि लेस देन 150 केजी वे कर रहे होंगे। स्मॉल इंस्टेंस। और बहुत ही कम लाइंस होंगे जो कि ग्रेटर देन 250 केजी कर रहे होंगे, मतलब रेंज कर रहे होंगे। तो अब ये एक्सेप्शनल केसेस जो होंगे, जो अगर जो थोड़े बहुत होंगे, वो जो एक्सेप्शनल केसेस जो होंगे, इनको हम क्या कहेंगे? आउटलायर वैल्यूज कहेंगे। आपको याद हो हमने बात की थी जब हम मीन, मीडियन एंड मॉड के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि मॉड या मीडियन जो है वो ज्यादा बेहतर रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी होती है। वजह उसकी ये है कि एवरेज जो है, यानी जो मीन है, वो यूजुअली जो है आउटलायर वैल्यू से बहुत अफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये वही वाली सिचुएशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आउटलायर वैल्यूज होती ही कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी डाटा को आप सिर्फ उस वक्त नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं जब वो विद इन एक्सेप्टेबल रेंजेस उनका डाटा मौजूद होता है। उससे अगर बाहर जा रहा होता है डाटा तो वो आउटलायर वैल्यूज आ जाती है। तो जब अगर बहुत ज्यादा आउटलायर वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान सी एग्जांपल जो है वो मैंने दी। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल पे बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है अबाउट 50 स्टूडेंट्स की, सॉरी मैं गलत लिख गई, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक है जी। हमारे एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद हमने ग्रेडिंग की। कुछ जब से ए प्लस वाले भी बच्चे होंगे, ए नेगेटिव वाले भी बच्चे होंगे, प्लेन ए वाले भी होंगे, फिर बी पॉजिटिव, बी 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 नेगेटिव, सी सी सी
C positive, C negative, and then we have a D. अब ये जो तमाम के तमाम जो ग्रेड्स अल्फाबेटिकल ग्रेड्स आ रहे हैं, अगर आप उसमें देखें तो यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो एक जो क्लास होती है, जो एक एवरेज जो आपके पास जो डाटा बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बनती है रिजल्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ एवरेज वैरायटी। ठीक है, मतलब सेंटर में होते हैं, ना बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं, ना बहुत ही हाईली डीमोटिवेटेड होते हैं कि मतलब फेल या डी या सी ग्रेड्स उठा रहे हो, या बहुत ज्यादा इतने एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक हो के तमाम को ए प्लस का ग्रेड मिलना, पूरी क्लास को ए प्लस का ग्रेड मिलना शुरू हो जाए। आमतौर पे जो एक क्लास बनती है वो यूजुअली एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, और फिर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स जो कि एक आधा होता है क्लास के अंदर जो कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है, उसकी एक क्लास बनती है। ठीक है, तो अगेन ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है और यूजुअली ऐसा ही हो रहा होता है। अगर आपके डाटा में, यानी एक इतना मतलब वेल डिफाइंड फैक्ट है कि अगर कभी ये हो कि आपकी क्लास के अंदर ग्रेड्स इस तरह से आ जाए कि आपका जो ए है वो बेइंतहा ज्यादा हो जाए, या सी या डी ग्रेड्स जो है वो बहुत ज्यादा आ जाए, तो हम यूजुअली कह रहे होते हैं कि यहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? बायसनेस हो सकती है। ठीक है जी, मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे एज आ गए हैं, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, अगर बहुत ज्यादा सीज होंगे तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों सिचुएशंस में नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा भी हो सकता है। आई एम सॉरी, मैंने गलत शायद बता दिया, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। जो भी है, जिस साइड पे भी ये चला जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है और बहुत सारे सी और डी ग्रेड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इधर पेपर बहुत मुश्किल था, या क्लास में बच्चों को बहुत ज्यादा फेल करने की कोशिश की गई है। बायसनेस का मतलब एक तरीका है कि जी टीचर वाज बायस्ड एंड टीचर, बच्चों ने कोई एक आधी बदतमीजी कर दी होगी जिसमें सारे बच्चों को बहुत नुकसान देने के लिए इतने सारे सी और डी ग्रेड्स दे दी गए। अगर बिल्कुल उसकी ऑपोजिट सिचुएशन हो जाती है, पॉजिटिव साइड के ऊपर चले जाते हैं, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर अगर बहुत सारे ए प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर या तो बेइंतहा आसान था और उस क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक सब स्टैंडर्ड पेपर था, या फिर ये कि अगेन बहुत ज्यादा बायसनेस है और टीचर जो है वो कुछ ज्यादा ही जो है वो बच्चों को से फेवरेटिज्म उठाने के चक्कर में जो है वो उसने बच्चों को बगैर देखे मार्क्स दे दिए, या टीचर का कैलिबर ही अच्छा नहीं है। ये दोनों तीनों चीजें हो सकती हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जी आपके पास जो है वो रिजल्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हट जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी आपकी, कि आपके पास जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा यानी बी प्लस बी नेगेटिव के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे, एक और ए प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो एक टेपरिंग डाउन सिचुएशन में नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से सी और डी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कम होने चाहिए। तो अगर आपकी ये 50 स्टूडेंट्स है तो ऑन एवरेज आपके 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो बी ग्रेड के अंदर अंदर होंगे, बाकी 25% में से जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो ए साइड पे होने चाहिए और 12% जो स्टूडेंट्स हैं वो सी और डी साइड पर होने चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। अब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक जगह पे एक बड़ा अच्छा सा ग्राफ कर लिया था कॉपी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट है। हाँ जी, यहाँ से इस ग्राफ को उठा के हम थोड़ा सा सामने ले आते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा, ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा और जरा सिमेट्री के साथ आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अब ये दो एग्जाम्पल सामने याद रखिएगा, अडल्ट लाइंस की और स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, अब इसके बाद आपके पास ये आ गया जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो सेंटर है ये एवरेज को सेंटर रखा जा रहा है। अच्छा, इसके इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज हैं और इसकी दूसरी साइड पे भी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है जी, तो जो जो प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है कि इट इज अ सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व। सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व होता है। ठीक है जी, एंड द मेजोरिटी ऑफ द डाटा, जो कि आपको इधर पिक्चर में नजर भी आ रहा है, मेजोरिटी ऑफ द डाटा इज centered around
द मीन। ठीक है जी, अब सिमेट्रिक होगा, जाहिर सी बात है सेंटर्ड अराउंड मीन होगा, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये म्यू है या जो मीन है। ठीक है, अब इसके साथ जो है ये सेंटर में आपके पास जो है वो पीक आ रही है, यानी जो जो मीन है उस पर आपके पास जो मैक्सिमम रीडिंग्स है वो मौजूद होंगी। ठीक है जी, अब ये जो पहले जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस वन इज सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सिग्मा, एंड दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 सिग्मा। अच्छा, अब ये जो रूल है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है, ये कहलाता है 68, 95 एंड 99.7 लॉ। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है 68, 95 और 99.7 लॉ कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द डाटा बेसिकली, यानी 68%, यहाँ पे अगर आप ये देखें 34% को ऐड करें तो कितना बनेगा, 68% बन जाएगा, 68.2% अराउंड। यहाँ पे नीचे सॉरी लिखा हुआ भी है, इसको हम अनटाइडी नहीं करते। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो 68.2% या 68% जो डाटा है, दैट शुड लाई विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, अब अगर उस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो भी, से फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको इस तरह से बता देती हूँ कि आपके पास ये डाटा है, ऑन एवरेज हमने ये बात की कि 150 से 250 केजी के हमारे पास लाइंस होते हैं, इसी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं आगे। फॉर एग्जांपल हमने लाइंस का डाटा उठाया, ठीक है, और हमने ले लिए हैं राउंड अबाउट 100 लायंस। ठीक है, एवरेज जो बन रहा है वो बन रहा है 200। ठीक है, 200 प्लस माइनस 50 जैसे कि हमने बात की, हम इसी को ले लेते हैं। नाउ 100 लायंस का जो एवरेज वेट आ रहा है दैट इज 200 प्लस माइनस 50। तो अब ये जो प्लस माइनस 50 यहाँ पे लिखा मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस 50 का मतलब ये है कि ये जो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो इसका जो सिग्मा है ये 1 है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी आपकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, इसके ऊपर सिग्मा 1 के ऊपर क्या बनेगी रेंज, प्लस 50 लगा लें, माइनस 50 कर दें, 200 से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 200 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है जी, तो ये जो रेंज बन रही है ये इसके अंदर आपका, इनका कहना ये है कि मेजॉरिटी में, यानी 68% जो डाटा है वो आपका लाई करना चाहिए इसके अंदर, यानी इसका मतलब क्या हो कि आउट ऑफ 100 आपके 68 लायंस जो हैं उनका एवरेज जो वेट है वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए। इसके बाद फिर 2 सिग्मा जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेविएशन, सॉरी ये इस तरह नहीं है, 2 डेविएशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 50 को आप सेकंड 2 डेविएशन करेंगे तो 250 प्लस 50 ये हो जाएगा 100। 100 का मतलब क्या है 200 में से 100 माइनस कर दें 100, और 200 में 100 ऐड कर दें 300। ठीक है जी, आपका जो 95% डाटा है, रिमेनिंग 95% डाटा जो है, यानी अब वो कितना बना आपके पास, समझ लें आपके पास कितना बना ये 3.59%, एक तरह 13.59, तो इसका मतलब क्या हुआ, मजीद 13 लायंस जो हैं जी, 13.59, तो लगभग 13-14 जो एनिमल्स हैं दैट शुड लाई विद इन दिस 200 सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर अगर आप इसमें +3 और करते हैं, +50 और कर दें, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 150, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150, 50 किलोग्राम, एंड 200 प्लस 150, 350 किलोग्राम। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 99.7% डाटा, यानी फर्दर कितने बचे आपके पास, समझ लें 4 से 5 लायंस जो हैं वो इस कैटेगरी के होने चाहिए। समझ में आ गई? तो अब ये टोटल कितना बनेगा आपका देख लीजिए, 68 प्लस 13
प्लस 4 क्या बन रहा है 8 4 12 13 14 15 6 7 8 85 लाइंस जो हैं वो आपके इस रेंज के अंदर आने चाहिए आउट ऑफ 100। बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इसको 14 काउंट कर लें और इसको 5 काउंट कर लें, 2 और ऐड कर लें, 87 लायंस जो हैं कम से कम 87 लायंस जो हैं वो आपके इस रेंज के अंदर आने चाहिए। इससे अगर थोड़े से एनिमल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो वो फिर आपकी आउटलायर वैल्यू होगी, जिसको आप जो है मतलब इसमें कोशिश ये करनी चाहिए। कहा यह जाता है कि जो से फॉर एग्जांपल 99.7 हो गया ना, तो आपके पास सिर्फ 0.3% जो 0.03% जो डाटा बच रहा है, दैट शुड गो आउटसाइड दी आउटसाइड एटलीस्ट दीज डेजिग्नेटेड वैल्यूज। उससे ज्यादा का हिस्सा जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आई है, ये थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी हम समझ लें कि इसको अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 14 नहीं 15 बन रहा है ऑलमोस्ट। ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये बेसिकली, और ये भी डिलीट करती हूँ। ये जो बेसिकली कितना, ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है कि ये आपका 15 लाइंस बन रहे हैं। 15 नहीं, दो इधर 15 to 16 लाइंस बन रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर 4 लाइंस आ जाएंगे आपके पास। तो अब आप टोटल करके देख लें, 6 and 4 10 और 8, ठीक है 18 6 7 8 88 लाइंस एटलीस्ट जो हैं वो आपके इस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर आनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है वो आउटलायर्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट बेसिकली इज द 68 95 एंड 99.7% लॉ सेज। ठीक है जी, तो इसमें अब आप देख सकते हैं 13.6 को अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, हमने सिर्फ इसको एड अप किया है। ठीक है, फर्दर 68 और 95 के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। 68.2 माइनस 95.4 कितना बच रहा है? 27। एक्चुअली हमने ये थोड़ा सा गड़बड़ किया यहाँ पे। 27.2 का डिफरेंस आ रहा है। 27.2 में से फिर आप 4 माइनस कर दें तो बन जाएगा 23। कम से कम मतलब यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे जो गड़बड़ की है वो ये की है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पास एनिमल्स जो हैं वो कम से कम यहाँ पे 20 एनिमल्स 23 एनिमल्स कम से कम इस ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, अब देखें 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 95 एनिमल्स। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेंगे 5 एनिमल्स, उनको आप आउटलायर्स काउंट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये बेसिकली जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जो है वो ये ग्रेड्स वाली भी कहानी ले लेते हैं तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से होगा कि अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है तो एटलीस्ट 68 स्टूडेंट्स जो हैं वो बी ग्रेड की रेंज के अंदर रहेंगे, बी या सी प्लस के अंदर रहेंगे। बाकी के जो बच्चे होंगे उनमें से कुछ जो हैं वो ए ग्रेड की साइड पे चले जाएंगे और कुछ जो हैं वो लाइक इसी तरह से 23 बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड में जाएंगे और इसी तरह 23 24 या 27 बच्चे जो हैं वो सी डी की कैटेगरी में जाएंगे। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इट मींस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी है वो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूजुअली जेड स्कोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं। Expected value basically is the expected value of x which is equal to mu। ठीक है जी, और वेरिएंस ऑफ x जो है वो क्या होता है? सिग्मा, जो कि हमने आपसे बात की थी पहले, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी, और आप ये भी मालूम है आपको कि हम सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो डिस्पर्शन के हवाले से वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली जाती है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसकी डिटेल में अब दोबारा से
नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि यूजुअली हम जेड स्कोर, इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जेड स्कोर ले रहे होते हैं, ठीक है जी। और इस जेड स्कोर के लिए जो आपके पास जो सेंट्रल वैल्यू है, यूजुअली वो आपको जो सेंट्रल वैल्यू या जो एवरेज या मीन या जो भी सेंटर है, इट्स ऑल यूजुअली टेकन एज 0, ठीक है जी। इट इज यूजुअली टेकन एज 0। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अगर बनाना है तो उसके लिए आपके पास जो सेंट्रल वैल्यू है, लाइक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये एक दूसरे की इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। अगर तो मीन मीडियन मॉड में आगे पीछे होगा तो उसके नतीजे में आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, इट विल बी स्क्यूड। क्या कहलाएगा? स्क्यूड कहलाएगा, ठीक है जी। अगर तो मीन मीडियन मॉड जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके नतीजे में स्क्यूनेस आती है या स्क्यूड हो जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए आपके ये तीनों वैल्यूज का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद फिर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी जरूरी है, वो ये है कि नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे टेस्ट की जाएंगी। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा है, तकरीबन 500-700 लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उसके ऊपर कौन से टेस्ट लगाने हैं? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो डाटा फॉलो करता है, यूजुअली हम उसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है जी, ऑन द डाटा दैट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो आप लगा रहे होते हैं वो यूजुअली उस डाटा पे लगाते हैं जो स्क्यूड होता है, ठीक है जी, या जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर होता है, ठीक है। तो ऐसे डाटा के ऊपर जो है आप फिर नॉन नॉर्मल डाटा के ऊपर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा रहे होते हैं। तो अब आपके पास जब डाटा जमा हो गया तो सबसे पहले जो चीज आपको पता करनी है वो ये पता करनी है कि either your data is normally distributed or not. So for that purpose, what you have to do is you have to run your data through a number of tests so that you can find out whether your data is distributed normally or not. ठीक है जी। उसके लिए जो कुछ टेस्ट किए जाते हैं, अभी मैं सिर्फ उनके नाम लिख रही हूँ, उनको आगे किस तरह से मतलब फाइंड आउट किया जाता है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टेस्ट है जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, दैट इज Kolmogorov Smirnov टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं शपीरो विल्क टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं वो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की कुछ वैल्यूज हैं, आप उस वैल्यूज के हवाले से देख लेते हैं। अगर उन वैल्यूज के मुताबिक है तो आपको पता चल जाता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा सा डेविएशन आ रही है, प्लस साइड पे डेविएशन आ रही है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है, अगर नेगेटिव साइड पे डेविएशन आ रही है तो नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है? नटशेल जो रिजल्ट है वो ये है कि जी डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहानी खत्म। इसी तरह से कोटोसिस हो जाता है। ये कोटोसिस का क्या मतलब है? हाइट ऑफ दिस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। अब ये आप देख रहे हैं हाइट, यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो हाइट होती है वो कुछ वैल्यू होती है उसकी, उस वैल्यू के मुताबिक नॉर्मल कोटोसिस मतलब कोटोसिस जो है वो नॉर्मल होती है, अगर नहीं तो लेप्टोकर्टिक होता है या प्लेटिकर्टिक होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है वो उन वैल्यूज के मुताबिक अगर है तो उसका मतलब ये है कि अगर इसकी जो हाइट है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है तो दैट अगेन मींस दैट योर डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। से फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है जी। अब उसके बाद एक यूं करके डाटा बन जाता है ये या ये दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक जो है ये कर्टोसिस है, ये कर्टोसिस के हवाले से बात कर रही हूँ, ये लेप्टोकर्टिक कहलाता है और ये प्लेटिकर्टिक कहलाता है।
ठीक है। स्क्यूनेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है जी। पॉजिटिव स्क्यूनेस जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है और नेगेटिव स्क्यूनेस जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। सो दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड, दिस इज नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। तो इस तरह की ये तमाम चीजें जो हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट में क्या हो रहा होता है, बट दिस इज व्हाट बेसिकली वी डू जस्ट टू कंफर्म दैट व्हाट काइंड ऑफ अ डाटा वी आर हैविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वी हैव टू रन फॉर दैट डाटा। क्योंकि अगर आपने अगर वो डाटा को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा और प्रॉपर टेस्ट रन नहीं किए हैं तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर आपने अपना थीसिस डिफेंड करने के लिए भेजा है तो वो थीसिस के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी। दूसरा ये कि अगर आपने अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भेजा है तो वहां से जर्नल वाले जो है वो उसके ऊपर पब्लिकेशन के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देंगे कि जी पहले ये तो बताइए आपने डाटा के ऊपर ये वाला टेस्ट फलाना टेस्ट रन कैसे कर लिया जबकि इसके ऊपर दूसरा तरह का टेस्ट रन होना था, ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको उसके लिए जरूरी होती है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे हमने क्या करना है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए एंड दोस 2-3 things are like first of all we have to know about the transformation. Now what do you mean by transformation? It is the way to alter every element of the distribution to get a new distribution. It is a way to alter every element of the distribution to get a new distribution. ठीक है जी। नॉर्मली जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे होते हैं उसके लिए हम प्लस यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ये जो नॉर्मल जो मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, आप इसको ऊपर वाली चीज को अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा है, ठीक है जी। अब क्या किया, सबसे पहले हम एडिशन का जो एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। एडिशन हो रही है, अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू एवरी डाटा, ठीक है। हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारा जो किसी ऐसी रेंज में डाटा आ जाए ताकि अब हम उसके ऊपर ठीक से टेस्ट रन कर सकें। तो उसके लिए हम यूजुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय एडिशन, बाय सब्सट्रैक्शन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो उसके बाद जो है यूजुअली क्या करना है, हमको एवरेज को जीरो के ऊपर लेके आना है। जो आपकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, यानी उसकी जो सेंटर वैल्यू होती है वो चूंकि जीरो होती है। तो हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हमने डाटा को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारे पास जो सेंटर वैल्यू है वो जीरो आ जाए और कुछ वैल्यूज जो है उसकी पॉजिटिव साइड पे चली जाएं और कुछ वैल्यूज जो है उसकी नेगेटिव साइड पे चली जाएं, ताकि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो नॉर्मल हो सके। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है, आपने उसको अरेंज करके देख लिया। अब आपकी जो सेंटर वैल्यू है वो कहीं जीरो से आगे पीछे कहीं हो रही है। अच्छा, अब अगर से फॉर एग्जांपल आप जो है इसको इस तरह से ले लेते हैं, पहले एक दफा में बात समझने की। जैसे हमने वो जो पुरानी नोटेशन की बात की थी, एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय एवरेज एंड वेरिएंस, यही बात की थी। अब इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि अगर x के साथ हमने x के साथ ऐड कर दिया 3, ठीक है जी, और उसके बाद बाकी का सब कुछ वैसे ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, किस तरह से होगा कि ये जो एडिशन होगी उसके नतीजे में क्या होगा, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। ये देखें, यहाँ पे आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व था, ये कुछ इस तरह का डाटा था। आपने सारी वैल्यूज के अंदर एक कॉमन फैक्टर ऐड किया है, दैट इज 3, नंबर ऑफ 3, ठीक है। अब वो आपने ऐड किया, नेट रिजल्ट क्या निकला कि ये पूरा का पूरा 3 प्लेसेस आगे आ गया, ठीक है। ये पूरा जो ग्राफ था वो 3 प्लेसेस आ गया। ये डोंट माइंड माय, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसकी जगह इसको मैं इस तरह से करती हूँ क्योंकि फिर मैं एक जैसा तो सैंपल बना नहीं सकूंगी, तो ये यूं ले लेती हूँ मैं इसको।
कंट्रोल सी। अब ये जो डाटा है बेसिकली वो क्या हुआ कि 3 प्लेसेस आगे को शिफ्ट हो गया। सिंपली इसने ये किया है कि ये 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गया है। 1 1 2 एंड दिस इज 3। 3 प्लेसेस आगे चले गया बाय द एडिशन ऑफ 3 नंबर ऑफ 3। ठीक है जी, दिस वाज एडिशन। अगर आप इसी में अब दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सब्सट्रैक्शन। अब इसमें क्या किया आपने, यहीं पे एग्जैक्टली ये नोटेशन तो सेम ही रहनी है, जाहिर सी बात है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, देन x -3 एंड बाकी एज इट इज। ठीक है, अब अगर आपने तमाम की तमाम वैल्यूज से ये माइनस कर दिया तो अब क्या होगा, ये 3 वैल्यूज इस साइड पे डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव साइड पे चला गया। 1 2 3। ठीक है जी, ये क्या हुआ था, x +3, 3 वैल्यूज इस साइड पे मूव कर गया पॉजिटिव साइड पे। यहाँ x -3 3 प्लेसेस नेगेटिव साइड पे मूव कर गया। डाटा अगर तो हमें से फॉर एग्जांपल ऐसे ही चाहिए था तो ठीक है। अब आप से फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वैल्यूज की डेफिशिएंसी थी और 3 वैल्यूज ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने के नतीजे में आपका जो सेंटर वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो दैट्स मोर देन इनफ, आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है डाटा की। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास वही, अगेन इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। X follows normal distribution with average mu and variance sigma square. अगेन ये पूरा डाटा एज इट इज उठा लिया हमने। नाउ दिस इज योर अगेन सेंटर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, जहां पे अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कि दिस वाज y f x था ये। ठीक है, ये y जो है इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू f x +3 हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे जो y था वो इज इक्वल टू f x -3 हो गया। एंड x मींस ईच एंड एवरी वैल्यू प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने अगर 500 लोगों का डाटा लिया तो 500 के 500 जो वैल्यूज थी उन सब में, यानी जो x है वो आपका इंडिविजुअल वेरिएबल है ना, तो आपने इंडिविजुअली हर वेरिएबल में से वो कांस्टेंट नंबर या तो माइनस करना है या प्लस करना है। अब इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि वैल्यूज, सारी वैल्यूज जो हैं वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका जो ग्राफ है उसमें श्रिंकेज आ जाती है। और डिवीजन के अंदर एग्जैक्टली उल्टा होता है कि जब आप वैल्यूज को, जो आपकी जो एक्स वैल्यूज है उनको डिवाइड कर देते हैं एक कांस्टेंट नंबर से, तो आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बैठ जाता है। अब इसको आप यूं भी समझ सकें कि उसकी कोटोसिस चेंज हो जाती है, यानी या तो लेप्टोकर्टिक हो जाता है या प्लेटिकर्टिक हो जाता है। से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं ये। ठीक है, और आपका क्या हुआ कि आपका जो डाटा है वो श्रिंक हो गया। ठीक है जी, यानी इस साइड से भी डाटा में श्रिंकेज आई है, इस साइड से भी डाटा में श्रिंकेज आई है। ठीक है जी, एंड दिस इज बिकॉज y का जो आपका f था, x को आपने मल्टीप्लाई किया है c से। c इज द कांस्टेंट नंबर, दैट कोई भी नंबर हो सकता है। अगेन उसमें आप 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर आप जो भी डालेंगे उसके नतीजे में होगा क्या, श्रिंकेज हो जाती है ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है जी, अच्छा इसके मुकाबले में जब आप डिवीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, जब डिवीजन की तरफ जाते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो
फैल जाता है। ठीक है जी। नाउ दिस बेसिकली इज व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से इसमें जो जो वैल्यूज हैं वो बाहर की तरफ एक्सपेंशन हो रही है, फैल रहा है। इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर सी। ठीक है, या ये थोड़ा सा x की जगह n लग रहा है आप लोग को, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ x ओवर c। दिस इज बेसिकली हैपनिंग, यानी अब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि डिवीजन के नतीजे में एक्सपेंशन होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में श्रिंकेज होती है। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपने डेसिमल के पॉइंट के हवाले से बात की है कि जी आप 1/2 से डिवाइड करें, से फॉर एग्जांपल आपने फ्रैक्शन लिया है 1/2, ठीक है जी, और जब आप इसको जो है वो x से डिवाइड करेंगे तो आपका इसको जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x/1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल्दो आप डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी तो श्रिंकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप डिवीजन कर रहे हैं विद योर फ्रैक्शन, होल नंबर के साथ डिवीजन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगी, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन के साथ डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी एट दी एंड। जब आप अपनी जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन का ही रिस्पॉन्स आएगा, यानी श्रिंकेज होगी, एक्सपेंशन नहीं होगी। आई थिंक यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है। आज के लिए इतना काफी है, इसको सिंक इन करें, एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर मैं जेड स्कोर के हवाले से आपसे डिस्कस करूंगी, एंड हाउ डू वी हैव टू रीड द जेड टेबल, और किस तरह से उसकी जो टेस्ट किए जाते हैं या उसके लिए क्या इस तरह के सम्स किए जाते हैं, वो हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।